आराम से बैठ जाओ, आवाज ना करो भाई। कल कौन सा टॉपिक था? न्यूमेरिकल ओनली थे ना, कोई टॉपिक नहीं हुआ था, ओनली क्वेश्चन हुए थे। लास्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा था? लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, बोल सकते हो? तो कुछ तो बोलो, उसमें क्या गिवन था? ओमेगा फाइंड करना था। ये क्वेश्चन हुआ था, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं हुआ था? अच्छा ठीक है, ठीक है, वो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान देना, बोला क्या गया उसको सुन लीजिए। बोला गया एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है? कितना स्पीड है? स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार दौड़ रही है। इसके जो पहियों का डायमीटर है वो 0.50 मीटर है। डायमीटर है तो रेडियस मिल जाएगी। यदि इसके पहियों को ब्रेक लगाकर 20 राउंड में रोक दिया जाए, पहिए जो राउंड कर रही हैं, अगर ब्रेक लगाया जाए तो पहिया 20 बार घूम करके गाड़ी खड़ी हो जाए। तो बोला गया है ब्रेक लगाकर 20 चक्करों में रोक दे तो ब्रेक द्वारा कितना रिटार्डेशन होगा, कितना मंदन उत्पन्न होगा। मंदन की कंडीशन तो मालूम हो रही है इसमें, क्योंकि ब्रेक लगाया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन डाउन होगा, स्पीड डाउन होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। रिटार्डेशन के केस में आपको मालूम है कि हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। स्पीड कितनी इसमें दी गई आपको? 72 किलोमीटर पर आवर हो गई, और डायमीटर कितना है? 0.05 नहीं है, 0.50। हाँ, तो इसको हाफ करके आप निकाल लोगे रेडियस। इसके बाद अच्छा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? नहीं मालूम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अरे बोला है 72 किलोमीटर पर आवर, इतना हो गया। चलिए वैल्यू लिख लेते हैं, फिर आप सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन में बोला गया है कार है, ये उसकी पहिया हमने बना दिया। इसकी जो डायमीटर है कितना है? 0.50 मीटर। स्पीड कितनी है? वैसे ये एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे इसको वी ना लिख करके ओमेगा से लिखें। लेकिन आपको मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए हमारे पास जो 72 है ये क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई, प्रारंभिक वेग हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। इसके पहियों में ब्रेक लगाया गया और ब्रेक लगा करके रोक दिया गया, 20 चक्करों में रोक दिया गया, तो कितना मंदन होगा? मंदन मतलब क्या निकालना है? मीन्स इसका मतलब क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, अल्फा निकालना है। तो यहां से बताइए, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकंड में, क्या करोगे? कितना? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। ये तो आपको पता होगा ना, 5/18 कितने टाइम्स आएगा? तो कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड।
वैसे अगर इसको आप ओमेगा ना लिख करके इसको आप यू भी लिखते तब भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड लिखा है, रेडियन पर सेकंड तो है नहीं। नंबर ऑफ राउंड कितने बोला है? 20। 20 राउंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कोणीय विस्थापन कितना होगा? मतलब पहिया अगर 20 चक्कर लगाएगा तो 20 चक्कर घूमने के बाद गाड़ी कुछ तो दूर जाएगी, तो कितना डिस्प्लेसमेंट तक जाएगी वो निकालना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं, कोणीय विस्थापन को। थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 2 पाई ओमेगा या एन? कह रहे हैं ओमेगा, जो लिख दो वही बोल दोगे ना। एन की वैल्यू कितनी है? कितना हो गया? इतना रेडियन। अभी आपको इसमें बोला है एक्सीलरेशन बताना है अल्फा। फार्मूला कौन सा यूज करोगी? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस से माइनस। आपको पता है, आप लोग बोलते नहीं हो क्यों? हाँ, इसे ध्यान रखिए, मंदन की कंडीशन में माइनस होगा। 2 अल्फा थीटा, ओमेगा कितना है? 0। ये तो बोला ब्रेक लगेगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओमेगा नॉट कितना है? 20 है। स्क्वायर -2 अल्फा थीटा कितना है? इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 42 जा 80 हो गया। 80 पाई अल्फा इक्वल टू 20 का स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू 400/80 पाई। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व कर लीजिएगा। कल वाले क्वेश्चन आपको ग्रुप पे भेज नहीं पाए, लेकिन आज सारे भेज देना है क्योंकि कल कहीं जाना पड़ गया था। तो क्वेश्चन जो आपके पास नहीं होते हैं, जैसे आप अभी आपने कहा कि सॉल्यूशन तो था, क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन आपको ग्रुप पे डाल देंगे। और जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं उसी ग्रुप पे। जिसके पास, जिसमें सिक्योरिटी लगी उसके पास इनविटेशन गया होगा। एक्सपायर हो गया। अच्छा, ये भी सिस्टम होता है। देखो, जुड़ेगा वही उसमें क्वेश्चन के लिए जिसको कंपटीशन देना होगा, जिसको नहीं देना होगा वो नहीं जुड़ेगा। नोट हो गया होगा? हो गया। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। एक कार का पहिया है प्रति मिनट 1200 चक्कर लगा रहा है। मीन्स एक कार मोशन में है और उसका पहिया क्या कर रहा है? 1 मिनट में 1200 राउंड घूम रहा है। गाड़ी को एक्सेलरेटेड करने पर, यानी कि एक्सेलरेटेड जब बढ़ाया उसको,
तो वो पहिया 10 सेकंड के बाद 4500 चक्कर पर मिनट हो गए। एक मिनट में 4500 चक्कर लगने लगे पहिए के। तो बोला गया उस कंडीशन में एंगुलर एक्सेलरेशन और 10 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये बोला गया। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। पहले कितनी राउंड घूम रहा है पर मिनट में, और 10 सेकंड के बाद 4500 राउंड। ध्यान देना, पहिया है और इस पहिए के लिए बोला गया है इनिशियली मीन्स प्रारंभ में n इक्वल टू कितना था 1200 राउंड पर मिनट है एक मिनट में, लेकिन आपको जो वैल्यू चाहिए वो एसआई में मीन्स मिनट में नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए। इसके यहां से निकाल लीजिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा नॉट। ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला मालूम है आपको 2 पाई एन। एन की वैल्यू कितनी है, लेकिन ध्यान रहे राउंड पर मिनट है, टाइम यहाँ पे डिवाइड में है, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए इसको। कितना हो गया, राउंड पर सेकंड हो गया। इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, कितना हो गया 40। अब ये भैया हो गया राउंड पर सेकंड, एक सेकंड में इतने राउंड पहिया घूम रहा है। बाद में कितना बोला है, आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद क्या बोला है, नंबर ऑफ राउंड 4500। तो यहां पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये भी राउंड पर मिनट है ना, ठीक है। तो यहां भी 2 पाई एन के प्लेस पे 4500 डिवाइडेड बाई 60 राउंड पर सेकंड हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 3 से 45 कितना हो गया 150 पाई, इतना हो गया राउंड पर सेकंड हो गया। उसके बाद टाइम आपको मालूम है 10 सेकंड। तो पहले आपसे बोला गया था एंगुलर वेलोसिटी, क्या पूछा गया था याद है, एंगुलर एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण। फार्मूला मालूम है ओमेगा इक्वल टू, या पहला इक्वेशन लगा दो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अच्छा इसमें आप कंफर्म करके बताइए प्लस होगा या माइनस होगा, क्यों, हाँ ओमेगा कितना है 150 पाई, ओमेगा नॉट कितना है 40 पाई। अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है 45, ट्रांसफर कर लीजिए 150 माइनस 40 110 110 पाई इक्वल टू हो गया 10 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 पाई आएगा, ये राउंड पर सेकंड स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू रख सकते हो। सेकंड क्या बोला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला था, कोणीय विस्थापन। थीटा इक्वल टू फार्मूला मालूम है ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। ओमेगा नॉट कितना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 40 पाई, टाइम कितना है, अल्फा इक्वल टू कितना है 11 पाई, टाइम हो गया 10। इसी को सॉल्व कर लेना है, यहां पे हो जाएगा 400 पाई प्लस यहाँ 10 स्क्वायर है, इसको 10 इंटू 10 कर दिया, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 5 जा 55 और इंटू 10 इतना पाई, कितना हो गया ऐड करो इसको 950 पाई
इतना हो गया डिस्प्लेसमेंट। यही तो पूछा था ना, नोट कर लीजिएगा। कोणीय त्वरण तथा 10 सेकंड में कोणीय विस्थापन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, आप लोग दिमाग लगा के बताइए। अगर इसी में आपसे पूछता 10 सेकंड में कितने चक्कर लगाया उसने, जो 10 सेकंड के बाद, ध्यान से क्वेश्चन को पहचानिए, पहले कितने राउंड पर मिनट था, 1200, या उसी को कह लो सेकंड में कन्वर्ट किया, वो तो वेलोसिटी फिलहाल मिल गई, तो 1200 राउंड पर मिनट था, और 10 सेकंड के बाद कितना हो गया, 4500 राउंड पर मिनट। ये जो इतना राउंड बदल गया कितने टाइम में हुआ है, 10 सेकंड में हुआ है। तो 10 सेकंड में कितने राउंड लगे, निकाल पाओगे किससे? अगर आपको निकालना हो 10 सेकंड में चक्करों की संख्या, भैया ये जो सामने लिखा है डिस्प्लेसमेंट, ये रेखीय दूरी नहीं है, एंगुलर डिस्टेंस दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है। तो इस कंडीशन में आप बताएं, ये एंगल के फॉर्म में है, एक राउंड लगाएगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई होता है। तो इसको डिवाइड कर दोगे 2 पाई से तो मालूम नहीं हो जाएगा कि कितने लगे, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट निकला ये 10 सेकंड का ही तो है, ये 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, तो 10 सेकंड में कितना घूम जाएगा, कितने चक्कर। तो क्या करोगे, 950 पाई डिवाइड कर दोगे 2 पाई से। अब जो लोग सोच रहे हो 2 पाई कहां से आया, तो बता रखा है एक चक्कर घूमेगा तो कितना एंगल बनता है, 360 का, और 360 मतलब 2 पाई। तो एक चक्कर घूमने में कोणीय विस्थापन होता है 2 पाई, और ये बात हमने आपको पीछे लिखवा रखी है। जितनी छोटी छोटी चीजें हैं कोशिश रहती कोई छूटे ना, पीछे लिखवा रखा है। अगर 1/4 भाग तय करेगा तो कितना कोणीय विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन, सब लिखवा रखा है। तो यहां से इसको कैंसिल कर दोगे, कितना आएगा, 475 राउंड लगेंगे भैया। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड मतलब अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको जरूर तैयार करने का प्रयास करना। तुम लोग इतने लोग हो, लेकिन मुझे पता है तुम लोग पढ़ते नहीं करते। कोई बोल दे कि हम पढ़ते हैं, हैं? अभी नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं, ये बड़ी गड़बड़ बात है। देखो मैं आपको बता दूं, कोई टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, चाहे आप पूरे ब्रह्मांड का सबसे टॉप टीचर ले आओ, वो आपको पढ़ाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप खुद से करोगे क्वेश्चन। कोई भी हो, मैथ हम कहते हैं आप टीचर पढ़ाता रहे, आप पूरे पूरे लाइफ देखते रहिए, लेकिन जो डर है हमेशा बना रहेगा, आप खुद नहीं कर पाओगे। आप एक एग्जाम्पल से सीख लो, क्रिकेट आप देखिए, पूरी जिंदगी भर देखिए, सब कुछ आ जाएगा। अरे ऐसे बैट को मारना, ऐसे बॉल आएगी, ऐसे मारना है, सबको आप बताओगे, सबको आप राय दोगे, लेकिन क्या आप खेल पाओगे कभी? खेलना तभी आएगा जब खुद बैट पकड़ के खड़े होंगे आप। कोई कितना आपको दिखाए, आप रोज देखिए, रट डालिए, कैसे बॉल आएगी, कहां पे कैसे मारना है, सब कुछ आप रट डालो, खेल नहीं पाओगे आप। खेलना तभी आएगा जब प्रैक्टिकल होगा, इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब में प्रैक्टिकल होता है।
लेकिन आजकल हम लोग प्रैक्टिकल करना भूल गए हैं। वैसे पढ़ाई में भी सब छूट गया। हम आपसे नहीं कहते आप 10 घंटे पढ़िए, हम केवल इतना आपसे कहते हैं आप रेगुलर मेहनत करिए। आप एक क्वेश्चन पर डे लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। शाम को रात में बिस्तर पे जाने से पहले आपको ये होना चाहिए आज मैंने क्वेश्चन नहीं किया। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। कब तक? जब तक क्वेश्चन ना आप सॉल्व कर लो खुद से, तब। और जिस दिन रूटीन बन गया ना, आप किसी एग्जाम में बैठ के देखिएगा, छूटेगा नहीं। अरे भैया, एक साल में बहुत टाइम होता है, 365 डे होते हैं। एक दिन में एक क्वेश्चन लगाओगे 365 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर एक दिन में एक ही क्वेश्चन किया तो कभी तो आपके 1000-2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जिस दिन 1000-2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, उन क्वेश्चन से इतने कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो चुके होंगे कि पेपर आपका न्यू ही निकल जाएगा। कुछ लोग जैसे देखते होंगे आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम भैया 15 साल से लगे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ लोग वहीं आपको मिलते कहते भैया मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। ऐसा क्या जादू कर दिया उन्होंने? और आपको इसमें देखने को अधिकांश पता है कौन मिलेंगे? वो लोग मिलेंगे जिन्होंने गाइडेंस थोड़ा लिया है लेकिन पढ़ा सब कुछ खुद से है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली कोचिंग के भरोसे बैठे रहते हैं। जीवन भर नहीं निकलेगा, लिख के रख लो। एक नहीं तुम 10-10 कोचिंग पढ़ो, दिनों रात 24 घंटे कोचिंग पढ़ो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस दिन खुद से पढ़ना शुरू कर दोगे सारे कंपटीशन निकलेंगे, सब निकलेगा। करते नहीं हो आप, लेकिन हमें आपका चेहरा देख के मालूम हो जाता है कि आप नहीं पढ़ते हो, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए चेहरे पे वो नहीं है, उसकी कमी है ना। अब वो कब दूर होगा भगवान जाने। जिस दिन आपको पेपर क्लियर करना होगा उस दिन आप समझ जाओगे कि मेरा ये पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो आपकी तैयारी बता देगी। जैसे कोई एग्जाम होता है, आंसर की आती है, सब बच्चे आंसर मिलाने में पड़ जाते हैं हमारे कितने सही हैं, लेकिन जिसको पता होता है, जो पेपर दे के आता है, इसने मेहनत किया है, वो कभी आंसर नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरा हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पेपर में जाइए और आइए ना, सब लोग चेक करें, आप मत चेक करिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि हमारा हो जाएगा। अच्छा आप बताइए, आप किसी पेपर में बैठो, आपको लगता नहीं है कि ये पेपर मेरा क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ? आपको पहले मालूम हो जाता है। तो आंसर मिलाने की क्या जरूरत है? आंसर मिलाते वो हैं जो भगवान भरोसे बैठे होते हैं, और जो खुद के भरोसे होते हैं वो कभी आंसर नहीं टैली करते। क्योंकि आपको बता दें, जो भी आंसर की आती है उसमें 2-4 क्वेश्चन तो आयोग ही गलत दे देता है। अभी आरओ पीसीएस का पेपर हुआ है, 6-7 क्वेश्चन के आंसर आयोग ने गलत दे दिए। अब इनको कौन ठीक करेगा? तो उसके भरोसे बैठोगे तो आपके क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन सुनिए। हमने इसलिए कहा क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए थोड़ी सी बात कर ली आपसे। तो कोशिश करिए, पढ़िए। आप पेपर आप दो अभी या अगले साल दो, इससे मतलब नहीं है। आप पढ़ते रहिए बस। हम आपसे नहीं कहते 10 घंटे पढ़िए, आप एक क्वेश्चन करिए, 10 मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं आज हम मामा के यहाँ चले गए, फूफा के यहाँ चले गए, बीमार हो गए। ये जीवन भर चलता रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा, लिख के रख लो। जो लोग सोचते हैं ना आज हमारे यहाँ मेहमान आ गए, नहीं पढ़ पाए, अरे भैया ये जीवन है, पूरे लाइफ टाइम तक ये चलता रहेगा। तो क्या नहीं पढ़ोगे आप? और नहीं पढ़ोगे तो फिर जैसे हो जिस हाल पे वैसे उसी हाल पे रहोगे। आप लाइफ में कुछ करने का सपना छोड़ दीजिए। क्वेश्चन सुनिए। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसका हर एक एंगल भी बराबर होता है। कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है।
तो बोला गया है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 100 ग्राम का द्रव्यमान रखा हुआ है। हर एक कोने पर कितना कितना 100 ग्राम का पिंड रखा है, द्रव्यमान रखा हुआ है। तो बोला गया है तल के लंबवत परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस कौन सा होगा इसमें? जो ट्रायंगुलर बॉडी बनी है, जो साइड होगी वही सरफेस होगा, और सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत, तल के लंबवत गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परिता निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्या क्या दिया क्वेश्चन में? ट्रायंगल की साइड दी है 37 सेंटीमीटर, 100 ग्राम का पार्टिकल रखा है, और बोला गया है तल के लंबवत जो गुरुत्व केंद्र होगा। बताइए सेंटर ऑफ मास समबाहु त्रिभुज का कहां होता है? गुरुत्व केंद्र कहां होता है? कहां बीच में? बीच कौन सा पॉइंट होगा? जहां पर सभी वर्टिक्सेस द्वारा अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे और सारे परपेंडिकुलर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वहीं पे क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा, गुरुत्व केंद्र होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। इस मार्कर का गुरुत्व केंद्र कहां होगा? कुछ ऐसा बताओ, फिजिकली बताओ, मगर बीच में। अगर देखो इसके दो कंडीशन होंगी, आपने कहा बीच में, हम कहते यहां पे है तो नहीं मानोगे। हाँ यही चीज है, डिपेंड करता है आपने किस एक्सिस के थ्रू लिया है, क्योंकि आप सिलेंडर में दो एक्सिस है, एक कौन सी है? अलोंग टू सेंटर, और एक है अलोंग टू कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ के अलोंग। ये हो गया। तो अगर ये ले लिया अच्छा आपने, तो यहां कहीं गुरुत्व केंद्र होगा, जहां पर ये पूरी बॉडी का मास सेंट्रॉइड हो जाए, ऐसे वो गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। ऐसे तो ऐसे भी खड़ा हो सकता है ना, हो सकता है, तो दोनों साइड में हो सकता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द्रव्यमान केंद्र यानी गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परिता आपको बताना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन आपको रट गया होगा, क्या बोला गया है, अब बार बार नहीं पढ़ना है। मास कितना था? साइड कितनी थी? ट्रायंगल कैसा था? समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज हो गया एबीसी, इसकी तीनों एंगल आपको मालूम है 60-60 होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, सभी को मालूम है। इस बेस पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल होंगी। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है, बाकी इसकी जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। अब अगर इसके वर्टिक्स से शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालोगे परपेंडिकुलर, तो जहां ये सब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। ये मान लिया ओ हो गया। आपसे बोला है क्वेश्चन ने तल के लंबवत जो गुरुत्व केंद्र होगा, यहां से इसके परिता, यानी मान लो यहां पे कोई ऐसे बॉडी है, यहां पे कोई चीज डाल करके इसको घुमा दिया जाए तो रोटेट करेगा, इस बिंदु के परिता इसको घुमाया जा रहा है, तो बोला गया कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसके लिए आपको मालूम करना है डिस्टेंस कितनी होगी, मालूम तो है नहीं। अच्छा ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये इतना कितना होगा? 30 डिग्री हो गया, 72 होगा। इसमें और हमें कुछ नहीं मालूम, ये हमने मान लिया कि डिस्टेंस क्या है? आर है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट पे क्या है 100 ग्राम का पार्टिकल रखा हुआ है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए
डिस्टेंस आपको हमेशा मास से सेंटर तक मालूम होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मास और डिस्टेंस होना चाहिए। तो भैया ये डिस्टेंस बताओ कैसे निकालोगे, ओ बी या फिर ओ ए या फिर ओ सी। अच्छा, इस फिगर से क्लियर हो गया कि ओ ए ओ बी ओ सी सब बराबर होंगे। कितना होगा वो बताना है, जो कि हमारे पास आर है, और आर की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। चलिए यहां पे हमने कोई पॉइंट ले लिया एम। इन ट्रायंगल ओ बी एम, इस ट्रायंगल को ले लिया, छोटा सा ट्रायंगल। इसमें हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है और ओनली एंगल मालूम है। और ये जो साइड है पूरी कितनी है, तो ये इतनी हो जाएगी 15 आधी। आधार पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। कौन सा टेक्नोमेट्रिकल रेशियो लगाओगे, कॉस। कॉस 30 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, डीएम मीन्स 15, और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो भैया यहां से cos 30 की वैल्यू बोलो। आर इक्वल टू कितना होगा, 15 टू जा 30 हो गया, और ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास 30 लिखा हुआ है, इसको हम 10 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 10 इंटू 3 से जो 3 बचा है, 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 रूट 3 बना। अब ये 30 मीटर में था कि सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर था, तो भैया ये आया है सेंटीमीटर में। अब आप निकाल लोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। कितनी साइड है, 3 है। इस पॉइंट के लिए एक साइड के लिए जितना होगा उतना ही तीनों साइड के लिए होगा, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बार बार निकालना नहीं है। इसको सॉल्व कर लो। 3 इंटू मास रखिए, ग्राम को बदलिए किलोग्राम में, और डिस्टेंस हमारे पास आर है 10 रूट 3 सेंटीमीटर, इसको बनाइए मीटर में और इसको सॉल्व करिए, आंसर देखिए कितना आएगा। हो गया? तुम सो रही थी क्या? तुम सो के आई हो, तुम्हारी आंखें बता रही, जुकाम में आंखें कोई सही लगती है। अच्छा ठीक है, जल्दी करिए, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बहुत इजी है। उम्मीद करते हैं कि आप में से अधिकांश लोगों का आंसर आएगा, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। बहुत मतलब टेक्निकल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी करिए, एक दो क्वेश्चन और कराने, इसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। भैया आंसर 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन सुनना, बोला जाए। किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर जो बल है F इज इक्वल टू वो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है, तथा इसका जो पोजीशन वेक्टर है F इज इक्वल टू कितना बोला है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस एंड पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर है, और ये आपका फोर्स न्यूटन है। तो इस पिंड पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना होगा टाउ। उम्मीद करते हैं हो जाएगा। किसका किसका हो जाएगा, कोई नहीं हाथ उठा रहा। अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। जल्दी करो। किसी का हो रहा है? नहीं है भैया, वो तो रहेगा ही। नहीं लगा तो आप बाल की खाल ना निकालो उसकी। निकालो जल्दी फटाफट, आंसर बोलो। एट। आपने तो कांस्टेंट वैल्यू निकाल दिया। बिल्कुल, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है तो यूनिट वेक्टर आएगा। के कैप कितना है 9। गलत है भैया। आपको इतना जानकर हैरानी होगी कि हम ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं और चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जब बल आघूर्ण निकालना होगा, टॉर्क निकालना होगा तो F क्रॉस R करते हैं, और जब वर्क निकालना हो तो F डॉट R करते हैं, F डॉट D या R जो भी लेना है। तो यहां पे हो गया वेक्टर R हो गया फोर्स की। अब इसको निकालने के लिए आपको बोला था कि डिटर्मिनेंट मेथड यूज होगा, लेकिन भूल गए। इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब पढ़ाई बिल्कुल जीरो है। फोर्स से आई जे के कॉफिशिएंट क्या है 2 2 माइनस 3, और पोजीशन वेक्टर से क्या है। अभी इसको सॉल्व करना है। तो बोला था आई कैप लोगे प्लस में, तो आई को लिया इसके सामने की रो और इसका कॉलम समाप्त हो जाएगा। ये 4 नंबर बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, बीच में माइनस साइन और 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर जे को लेना है, लेकिन ये आएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि बोला था प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलते हैं। जे को लिया इसकी रो और इसका कॉलम समाप्त, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, माइनस 3 आएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस 3। फिर लोगे आप के कैप को, इसकी कॉलम रो समाप्त हो गई। 3 2 जा 6, माइनस 6, बीच में माइनस, 2 1 जा 2। सॉल्व करोगे 8 माइनस 9 माइनस 1 आई कैप हो गया। 8 प्लस 3 11 माइनस 11 जे कैप, और यहां कितना हो गया माइनस 8 के कैप। इतना हो गया भैया आंसर।
माइनस कॉमन अगर ले लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर बाहर माइनस रहेगा। सभी को क्वेश्चन आता होगा पहले से, नहीं कर पाए क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल, पीछे बात नहीं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसमें नाम से ही मालूम हो रहा है गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व का जो आकर्षण होगा, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी कि प्लैनेट और अदर प्लैनेट, या फिर आप ले लो सैटेलाइट ले लो, यानी ग्रहों और उपग्रहों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इसमें सबसे पहले आप मुझे बताइए, प्लैनेट क्या होते हैं, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह क्या क्या होंगे? बोलो। ऐसे पार्टिकल जो रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड टू सन, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या होंगे? which particle revolved around the sun? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। चलिए ग्रहों के नाम कौन बताएगा? भैया सीरियल से बोलना, ठीक? खिचड़ी मत पका देना। आपको बोलना है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। आप ऐसे बोलिए, पहले सन के जो सबसे पास है वहां से बोलिए और जो सबसे दूर है वहां तक चलिए। बताइए पहले कौन आएगा? मरकरी मतलब हो गया बुध। अगला मीन्स हो गया शुक्र। ये हो गई आपकी जिस पे आप बैठे हो। अगला हो गया मार्स। मंगल जिसके सपने देख रहे हो। अगला है जुपिटर। बृहस्पति सबसे बड़ा यही है। इसके बाद आ गया सैटर्न, शनि ग्रह। इसके बाद वीनस, यूरेनस, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण। और अगला नेपच्यून। वरुण। अच्छा पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। तो 9वां ग्रह प्लूटो, उसको इनसे बाहर कर दिया गया।
कोई बताए क्यों बाहर किया गया? आपने कहा छोटा था, तो क्या हुआ? लेकिन अब सुनिएगा, पहले सवाल ये है, कितने बड़े पार्टिकल को आप ग्रह मानोगे और कितने छोटे हो जाएंगे, जिससे छोटे कि आपको ग्रह मानना ही नहीं है। तो प्लूटो को बाहर किया गया क्यों? क्या समस्या आ गई थी कि इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? नहीं नहीं, एक्सिस से इन्होंने कहा कि भटक जा रहा था। ठीक है, तुम्हारा भी जवाब माना जाएगा, क्योंकि उसका जो पाथ था, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं लगभग सर्कुलर पाथ में, लेकिन यही एक ऐसा था जो इलेप्टिकल पाथ में ऐसे चक्कर लगा रहा था। दूसरी चीज ये भी है, एक बनाया गया डायमीटर जो 1000 किलोमीटर डायमीटर से छोटा होगा उसको ग्रह नहीं माना जाएगा। तो ये छोटा निकल गया, तो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अच्छा, लेकिन आज भी आपके घरों में पूजा होती तो 8 ग्रह की नहीं 9 ग्रह की पूजा होती है। अब पंडित जी से बता देना कि 1 ग्रह कम हो गया है ना, 8 की कराओ पूजा, 9 की नहीं। खैर, उसकी बात नहीं करना है। अब ये तो आपने बोला है कि इतने सारे ग्रह हैं, यहां पे हटाया गया है प्लूटो को। कैसा है ये भैया? ये हट गया है। अब प्लैनेट के बाद हम बात करते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट। बोलो सैटेलाइट। मून मून करते हो रहे, हम कह रहे हैं सैटेलाइट होती क्या है? ऐसे पार्टिकल जो प्लैनेट के अराउंड रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी ऐसे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह बोलते हैं। जैसे कि जीता जागता उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का कैसा है? प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। अच्छा, ये जितने सारे ग्रह लिखे इनके भी तो उपग्रह होंगे। बुध के कितने हैं? एक को नहीं है। शुक्र के कितने हैं? एक को नहीं है। पृथ्वी का पता है। मंगल का 2 है। यानी अगर आप मंगल ग्रह पे जाओगे तो वहां से आपको 2 चंद्रमा दिखेंगे, जैसे अपने यहां से 1 दिखता वहां से 2 दिखेंगे। जुपिटर पे जाओ, कितने? 63 चंद्रमा दिखेंगे। और सैटर्न शनि के पास नहीं भैया, सबसे ज्यादा तो जुपिटर के पास है 63 से ज्यादा नहीं है। और सैटर्न के पास, अब इन्होंने ज्यादा क्यों बोला? इन्होंने दिमाग लगाया कि जो शनि ग्रह है, सैटर्न है, उसके चारों तरफ देखोगे एक रिंग बनती है ना, और रिंग जो है वो कोई डिजाइन नहीं बनी हुई है। वो सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, एस्टेरॉइड हैं या उल्का पिंड जिनको बोल सकते हो, ये इतनी स्पीड में रोटेट कर रहे हैं कि आपको एक सर्कुलर पाथ दिखता है। और शनि ग्रह इतना बड़ा है, अरे जुपिटर तो खैर बहुत बड़ा है, शनि ग्रह इतना बड़ा है, लगभग गैसों से बना हुआ है। मतलब उसकी जो जमीन है ऐसी जमीन नहीं जैसे इस पे आप धरती पे खड़े हो। है क्या हुआ? शनि क्या है? उपग्रह ये आपके नेचुरल हैं। आप जो बोल रहे हैं वो एस्टेरॉइड के काउंट करके बोलोगे, एस्टेरॉइड की बात नहीं करना है। अब गूगल में आपको दे दिया होगा, लेकिन 63 है। बढ़ाया गया? अच्छा, बढ़ाया गया, बढ़ा दिया तो नहीं पता, लेकिन इतने हैं। आगे हमने बोला है, क्या बता रहे थे भूल गए। गैसों से मिलके बना है, यानी उसकी सतह पर खड़े हो पाना आपका मुश्किल है। अच्छा, अब बताना जरा,
सबसे ज्यादा हॉट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इन्होंने कुछ ने कहा बुध है, किसी ने कहा शुक्र है। अब मेरा सवाल ये है कि जो ग्रह सूर्य के सबसे पास होगा वही तो सबसे गर्म होगा। ऐसा लॉजिक है कि नहीं? जो सबसे पास है वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। सबसे गर्म कौन सा है? क्या हम, अच्छा, एक ऐसा प्लैनेट जिसको हम इन प्लैनेट में से एक ऐसा प्लैनेट जिसको हम पृथ्वी से देख सकते हैं, कौन सा है? अरे भैया तुम तो अजीब बात कर रहे हो। वीनस को देख सकते हैं, कभी देखा है? और सबसे बड़ी बात, इसको नेक्ड आई से देख सकते हो, बिना दूरबीन ऐसे आंखों से देख सकते हो। कभी देखा है? नहीं देखा। सुबह सुबह उठिएगा, अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह उठिएगा, जब आपको एहसास हो कि रात अब खत्म हो रही है, सुबह हो रही है, मतलब दिन लगभग होने लगता है, सूरज ना निकले, इतना टाइम हो जाए जब लगभग तारे दिखना बंद हो जाए, तो आप देखना जिस तरफ सन निकलता है, सूरज निकलता है, उसी तरफ एक चमकीला तारा दिखेगा। कभी देखना, और सबसे ज्यादा ब्राइट होता है वो, बहुत चमकीला, वही है। अब सोचिए, इतना ज्यादा हॉट है, इतना ज्यादा गर्म है कि यहां से वो स्टार के रूप में दिखता है, तारों के रूप में दिखता है, इतना गर्म, यानी वो जल रहा है, तभी उसकी लाइट यहां तक आती है। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग बुध ग्रह गर्म होना चाहिए। अब सवाल यह है कि वीनस क्यों ज्यादा गर्म है? ऐसा क्या है कि गर्म ज्यादा हो गया? इन्होंने कहा बुध के पास उसका एक एटमॉस्फेयर है, नहीं। शुक्र के पास क्या हो गया? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। जीके का क्वेश्चन है, जुड़वा बहन क्यों बोलते हैं? लगभग पृथ्वी के समान है, और पृथ्वी के जैसे इसमें धरती भी है, क्लाइमेट भी है, लेकिन रहने लायक नहीं है। क्यों? उस पे जाओगे भैया, दिखाई दिया यहां से आग की तरह है, तो खड़े कैसे हो पाओगे? उस पे पहुंचने से पहले ही जल के राख हो जाओगे। तो सवाल ये, इतना टेम्परेचर आया कहां से उसके पास? आप इमेजिन कर लो, ऐसे यहीं से आप सोच सकते हो। एक दिन वो जब मौसम बिल्कुल साफ हो, और एक दिन वो जब आसमान में बादल छाए हो, घने बादल, किस दिन गर्मी ज्यादा होगी? जिस दिन बादल छाए हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन की जो रेडिएशन है, विकिरण है, वो पृथ्वी तक आ तो जाएंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होके नहीं जा पाएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके जाएंगी बादलों से टकरा के फिर यहीं पे, और जब बार बार यहीं पे रिफ्लेक्शन होगा तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने कोयला बनाने वाली भट्ठी देखा है, बाहर से एकदम शांत होता है, केवल धुआं निकल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई लोहे की सामान डाल दो, मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल पानी बन जाएगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर। तो वैसे ही शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड के बादल इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा घने हैं, जो भी रेडिएशन पहुंचती है वो कभी भी निकल नहीं पाती, और वो बादल कभी खत्म नहीं होते। तो लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा खुद ही आग का गोला बन जाएगा। तो वैसे ही हो गया उसके साथ है? सन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन सन की तरह काम कर रहा है। जैसे सन एक लाइट के रूप में चमक रहा है, वैसे वीनस भी, लेकिन सन की जैसी एनर्जी उसके पास नहीं है, तभी वो स्टार के फॉर्म में दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा वे पिंड
जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या होंगे? उपग्रह होंगे। चलिए बताइएगा, जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है। अच्छा, और जितने भी पृथ्वी के उपग्रह हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह लाखों करोड़ों हैं, लेकिन वो सब कैसे हैं? आर्टिफिशियल हैं, आपके द्वारा बनाए गए, आदमी द्वारा बनाए गए हैं। वो जो यहां से भेजे गए हैं, जिनको हम कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेशनरी सैटेलाइट, हिंदी में कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। अब इसको भू स्थिर उपग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी से देखने पर वो आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा, रुका हुआ प्रतीत होगा, इसलिए उसको भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। रुका क्यों दिखता है? हाँ, क्योंकि जैसे अर्थ 24 आवर में 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है, वैसे भू स्थिर उपग्रह भी 24 घंटे में घूमते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड ऑफ जीएसएलवी, जीएसएलवी नाम सुना होगा आपने, एक पीएसएलवी एक जीएसएलवी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पेपर में अक्सर आता, कोई रॉकेट छोड़ते तो यहां से बोलते हैं जीएसएलवी से भेजा गया कि पीएसएलवी से भेजा गया। तो दो टाइप के होते हैं। अब अगर मान लो नेटवर्क वाला कोई आपको यहां से भेजना है सैटेलाइट, मान लो आप एयरटेल का चला रहे हो मोबाइल, नेटवर्क खराब हो गए, इसका मतलब क्या है? सैटेलाइट में कोई समस्या आ गई। अब सैटेलाइट गड़बड़ हो गया तो यहां से कोई मैकेनिक जाके बनाएगा तो है नहीं, इसको बहुत खर्च आएगा। उससे पहले कंपनी वाले क्या करते हैं? पहले से सैटेलाइट बना के तैयार रखते हैं, पता लग गया वो खराब हो गया, यहां से लॉन्च कर दिया, और मुश्किल से 24 घंटे में फिर से वो चालू हो जाएगा। कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं यहां से। कौन से? जीएसएलवी जो होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं संचार उपग्रह, नेटवर्क वाले। और दूसरे कौन से होते हैं? पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो जिनको हिंदी में ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, नाम से पता है, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर चक्कर लगाते हैं। इनका क्या काम होता है? जो गूगल मैप यूज करते हो, मतलब इस पृथ्वी की जो निगरानी करेगा, कहां पे जमीन बंजर है, कहां पे मकान है, कहां पे खेती हो रही, कहां पे जंगल है, ये सब जो देख रहा है वो कौन है? पीएसएलवी है, ध्रुवीय उपग्रह है। ये पृथ्वी के ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते, ये काफी नीचे होते। तभी क्यों? इनको देखना होता है पृथ्वी को, और संचार उपग्रह को देखना नहीं होता। तो संचार उपग्रह में, अच्छा आप सोचिए, अब तो नेटवर्क कम हो गए। इंडिया में कितने नेटवर्क हैं? मोबाइल नेटवर्क कितने हैं? 3-4 है ना? 5। एक टाइम था जब इंडिया में 10-11 नेटवर्क थे। हो सकता है आपने नाम सुने हो, जैसे टाटा डोकोमो, यूनिनार, हच, नाम सुने? ये लो, आपने सुना ही नहीं है, तो पता नहीं क्या है। तो यूनिनार चलता था सिम, वो अलग कंपनी, टाटा डोकोमो अलग कंपनी। जैसे एयरटेल है ना, ऐसे एक कंपनी आई थी एयरसेल, नाम सुना होगा, एयरसेल का सिम। इस तरह करके 10-11 नेटवर्क इंडिया में थे। पूरे वर्ल्ड में लगभग 194 कंट्री हैं, उन सब कंट्रीज में सबसे ज्यादा नेटवर्क हमारे पास थे। ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य था, क्योंकि जितने ज्यादा नेटवर्क उतना ज्यादा रेडिएशन। अरे जो बढ़िया डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका है, चाइना, इनके पास केवल नेटवर्क 1-1, 2-2 है बस।
ज्यादा नहीं है। जब बीच में एक मूवी आई थी नेटवर्क से रिलेटेड, कौन सी मूवी थी? अक्षय कुमार की 2.0। उसी के बाद फिर गवर्नमेंट को दिमाग आया, ये क्या हो रहा है भाई, हमारे यहाँ तो सब लोग मर जाएंगे ऐसे ही। तो गवर्नमेंट ने कहा बंद करो, इतने सारे जो मेन है उनको दिया गया, 4 हैं ले 5 है लेकिन फिर भी ज्यादा है। हाँ, इनको सबको टाई अप कर दिया। अब देखोगे कहीं पे अगर एक टावर लगाए ना तो उसी टावर में वोडाफोन एयरटेल सब लगाए। पहले क्या होता था, हर जगह जगह पे अलग अलग टावर, ये यूनिनार का खड़ा है, वो एयरसेल का खड़ा है, वो हच खड़ा है, ये कौन खड़ा है भगवान जाने, हर जगह टावर। अब तो और बड़ी उपलब्धि हो गई है, देखो अमेरिका के जो कौन है एलन मस्क, उसने चालू कर दिया स्टारलिंक, इससे नेटवर्क आएगा, टावर और का काम खत्म। उसने क्या क्या किया, सैटेलाइट भेजा, कहा आपके पास नेटवर्क टावर से नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके फोन में सैटेलाइट से नेटवर्क हम भेज देंगे। उसके लिए करना क्या होगा, जैसे घरों में टीवी चलाने के लिए डीटीएच लगाते हो छतरी, वैसे छतरी केवल एक लगाना पड़ेगा बस। हाँ, एक छतरी लगाओ, नेटवर्क चलाओ। नहीं भैया, घर पे। इन्होंने कहा घर पे नहीं है तो कैसे चलेगा, जैसे आपका फोन है, फोन का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, कंपनी ने आपको नंबर दे दिया, आप रिचार्ज करोगे उसी नंबर पे होगा। वैसे जो आप लगवाओगे, छतरी लगवाओगे, उसका एक यूनिक नंबर होता है और वो नंबर कनेक्टेड होगा आपके मोबाइल से, वो नेटवर्क देगा, जहां आपका फोन रहेगा वहां वो नेटवर्क देगा आपको। नहीं, और भी चलेंगे। अब भाई आपके यहाँ लगा है, आप पड़ोसी को थोड़ी आप दे दोगे। चार्ज इतने चलाइए, चार्ज इतने चलाइए। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा आपका इससे बेनिफिट क्या होगा, अनलिमिटेड डेटा। अनलिमिटेड डेटा, जितनी क्षमता हो डाउनलोड करो। मंजूरी मिल गई, काम चालू है। दूसरी चीज स्पीड, 2 GB की मूवी मुश्किल से 3-4 सेकंड में डाउनलोड, इतनी स्पीड, रियल में, मजाक नहीं कर रहे हैं। कम से कम 3000 MB पर सेकंड की स्पीड होगी। है? इनका सबसे बड़ा सवाल जो मेन मुद्दा है आजकल, रिचार्ज वाला, रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा ऐसा बोला। जैसे डीटीएच में है, आपको कितने चैनल देखना है करवाना पड़ता है, वैसे ही उसमें क्या होगा, आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। आप कौन कौन से, मतलब उसके तहत कौन से प्लान चाहते हो, कितने MBPS की स्पीड चाहते हो, ये चीजें रहेंगी। हाँ, बस एक बार खर्चा आएगा 10, 15, 20, 25 हजार खर्चा आएगा एक बार में लगवाने का। उसको कह दो हम अपने में ठीक है, हम रिचार्ज करवा लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। है, अच्छा है। जैसे देखा था, एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। टेस्ला जो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपनी कंपनी खोली, एलन मस्क ने, टेस्ला। जब साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था एक टेस्ला कॉइल बनाई थी, नाम सुना है? क्या थी ये? आप कल्पना करिए, आपके घर में जो बिजली आ रही है सब तार फैले हैं, आपके घर में बिना तार की बिजली जाए तो कैसा लग रहा है अभी आपको? आपको लग रहा है कि जो बोल रहा है वो फेंक रहा है, ऐसा लग रहा है ना? नहीं, वो जो करंट फ्लो होती है, वो फ्लो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। घर में आपके इंडक्शन चूल्हा होगा, हाथ रखिए करंट लगता है, हाथ गर्म होता है? नहीं होता।
बर्तन रखिए उसमें खाना पक जाएगा, नहीं होता। जैसे एक इसी पर इंडक्शन मेथड पे बेस्ड एक बन गई है, हीट करने वाली एक कॉइल बन गई है। ऐसे कॉइल होती है, मान लो लोहे की रॉड है, इसको हमें गर्म करना है। जैसे कॉइल इसमें डालोगे एकदम रेड, तुरंत गर्म हो जाएगी। और आप इसमें अगर उंगली डालोगे बिल्कुल भी गर्म नहीं। अरे भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसको डिटेक्ट करेगा? मेटल को। आपकी उंगली मेटल थोड़ी है। हाँ, लेकिन अगर इसमें मेटल लगा करके इसको डाल दिया तब तो उसके रेड के साथ आपकी उंगली टपक जाएगी। तो ये रियल में कह रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके घरों में लाइट, और ये बहुत टाइम नहीं है, आपकी लाइफ में होगा, बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। अच्छा ठीक, वैसे अगर आपको समझ में नहीं आया, मान लो किसी बस पे सफर कर रहे हो आप, और बस पे बारिश होने के टाइम अचानक से बिजली गिर गई आसमान की, है तो अभी बिजली, वो भी है ना। अब बस पे बिजली गिरेगी तो आदमियों का क्या हाल होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? अच्छा, अगर ये भी आपको लगता है झूठा है, हम कह रहे हैं कोई ट्रक जा रहा हो, ऊपर से कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर गाड़ी में टच कर जाए, हाई टेंशन लाइन चाहे टच कर जाए, 11,000 वोल्ट की लाइन, ड्राइवर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उस टाइम पे कोई उस गाड़ी को छू लेगा, टपक जाएगा वहीं पे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? वो अगर मान लीजिए जो बॉडी है, गाड़ी है, ट्रक है, बस है, कुछ भी है, वो बन जाता है टेस्ला केज। इसको टेस्ला केज बोलते हैं। उसके अंदर जो रहेगा वो सेफ रहेगा, इसके सरफेस पे जो रहेगा पूरा चार्ज उसी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे आपने 12th में पढ़ा है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर कोई स्फेरिकल, मान लो कोई हॉलो स्फेरिकल सेल है, खोखला गोला है, उसको चार्ज दोगे तो चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा, अंदर चार्ज नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, अंदर है। ठीक, लेकिन वो जैसे ही बाहर आएगा लग जाएगा उसको। बाहर का मतलब कब? जमीन पे खड़े होकर टच करना है, कोई नीचे से टच करे। इसीलिए आपने देखा नहीं होगा, कोई गाड़ी वाला जा रहा हो, रात रात में कोई तार टच कर जाए और मर गया हो, नहीं सुना आपने। लेकिन ऐसे हजारों केस होते हैं कि ट्रक जा रहा है, कोई वायर उससे टच कर गया, गाड़ी से वायर टूट के गिर गया, लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। ऐसे हजारों होते केस। तो सेम वही कंडीशन बन जाता है, टेस्ला केस बन जाता है वो, और उसी के थ्रू आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, रियल में होगी। जैसे आज मोबाइल है, मोबाइल जब नहीं था उस समय किसी से बोलो कि हम यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में बैठे आदमी से बात कर लेंगे तो लोग उस पर हंसेंगे। आज तो पॉसिबल है ना। तो हमने जो बताया ये दो चीजें, मोबाइल वाला तो भी जल्दी होगा और इलेक्ट्रिसिटी वाला भी थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम का मतलब 15 से 20 साल, इतना टाइम लगेगा। उपग्रह हो गया ना। आगे देखो, अब उपग्रह हमने आपको दो टाइप के बताया, अभी इसको लिखा नहीं मैंने, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन उपग्रहों के लिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर। केपलर ने ग्रहों के मोशन के लिए कुछ नियम बता दिए, कुछ लॉ बता दिए, जिनको हम लोग केपलर्स प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं, केपलर के ग्रही गति के नियम बोलते हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? सुन लो, लिखाएंगे उसको, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट कल देंगे। पहला बोला है कि सभी ग्रह, सभी प्लैनेट सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये पहला नियम था। किसने बोला था? केपलर ने। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, मीन्स इलेप्टिकल, जिसको आप इलिप्स पढ़े हो मैथ में, पढ़ा ना, दीर्घवृत्त, तो इलेप्टिकल पाथ में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं
और सूर्य जो है सन उन ग्रहों के किसी एक फोकस पर होता है। अब आपने सुना इसमें कि सन जो होता है किसी एक फोकस पर होता है, इसका मतलब क्या कई सारे फोकस होते हैं? जिन्होंने मैथ में एलिप्स पढ़ा है, किसने पढ़ा है? जो मैथ का होगा वही पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त इस टाइप से बनता है, ये आकृति होती है इस टाइप की, और सन जो प्लैनेट जो होते हैं इसी में घूमते हैं, ठीक। अब इसमें जो दो फोकस होते हैं, एक यहां कहीं पे होता है, एक यहां कहीं पे, या तो सन यहां पे होगा या तो सन यहां पे होगा, कहीं एक जगह होगा। तो बोला गया सभी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और सूरज उनके एक फोकस पर होता है। दूसरा नियम क्या बताया? किसी भी प्लैनेट को सन से मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मान लो यहां पे आ गया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ना, अगले टाइम में मान लो जब प्लैनेट यहां था उतने ही टाइम में यहां से यहां तक इतना इसने कवर कर लिया एरिया। तो बोला गया है प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। इस आधार पे क्या बोला गया? जो ग्रह जितना ज्यादा सन से दूर होगा उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा, यानी कि वो सूरज के चारों ओर घूमने में उतना ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और जो जितना पास होगा, ये सिस्टम था। तीसरा बोला है अब जब चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब, सेमी का मतलब आधा, मेजर एक्सिस का मतलब जो दीर्घवृत्त होता है इसमें दो अक्ष होती है, एक ये अक्ष और एक ये छोटी है, इसको बोलते हैं कौन सी अक्ष? इसको लघु अक्ष बोलते हैं और इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में मेजर एक्सिस और इसको माइनर एक्सिस। तो हमने बोला सेमी मेजर एक्सिस यानी मेजर एक्सिस का आधा, ये ए होता है और ये बी होता है, तो हमें इसको लेना है। सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है थर्ड लॉ। अब इसका कॉन्सेप्ट कल बता देंगे, आज के लिए इतना ठीक है। कल थोड़ा इसको पढ़ के आना चैप्टर, ग्रेविटेशनल लॉ भी पढ़ के आइएगा।